हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी यानी संपूर्ण समान ज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन हम चैप्टर वाइज करेंगे। तो आपको अलग अलग वीडियो के बेसिस पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी। तो हमारा जो बेसिक है, हमारा सबसे पहले एनसीईआरटी की जितनी भी सामान्य है उसके बारे में हम बात करेंगे, सामान्य ज्ञान के बारे में। तो हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमारा जो जनरल नॉलेज का बुक है, इसको हम किस आधार पे पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो सूची है, विषय सूची है, उसमें हम सबसे पहले भारतीय इतिहास और आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे 3 टॉपिक बुक्स आते हैं। एक होता है आपका प्राचीन इतिहास, और एक होता है मध्यकालीन इतिहास, और एक होता है आधुनिक इतिहास। और नेक्स्ट हम देखेंगे भूगोल के बारे में। तो भूगोल आपको पता है कि विश्व भूगोल होता है और एक होता है भारत का भूगोल। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, और ये हमारी स्टैटिक जीके है, और इसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, और राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, और फिर उसके बाद हम सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में यानी टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, हमारा जो पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र उसके बारे में, और फिर उसके बाद हम खेल और फिर विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा 2024 और 2025 का जीके है। ओके, तो इसके बारे में हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारा अपडेटेड जनरल नॉलेज है। तो हमारा जो टॉपिक है, पहला आता है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्राचीन इतिहास हमारा क्या है, तो इसमें हम मतलब जितने भी 3 टॉपिक हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आंदोलन के बारे में, तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो हमारे टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास की क्या स्रोत है। तो हम देखते हैं, भारतीय इतिहास के स्रोत को 3 शीर्षकों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत विवरण, साहित्यिक स्रोत विवरण और विदेशी यात्रियां। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन हाल के मानव अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम इसमें प्राचीन इतिहास के अवशेषों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक भवन है, मूर्तिकला है, चित्रकला है, अवशेष है। इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, प्राचीन इतिहास में करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। यानी कि हमने पहले पुरातात्विक स्रोत के पहले अभिलेख के बारे में देखा। यानी कि जो हमारा पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अभिलेख हैं। अभिलेख पत्थर, शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं एवं मुद्राओं पर उत्कीर्ण किए गए हैं, यानी कि वहाँ पे इन अभिलेखों को बनाया गया है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो ये हमारा स्टैटिक जीके में आता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो प्राकृतिक भाषा में है, यानी प्राकृत भाषा में है। मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडेगोलम अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के अन्य अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी में हैं। कुछ अभिलेख खरोष्टी और आरामाइक लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेस नामक विद्वान ने पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फ्रेंड,
हमारा पुरातात्विक अभिलेख, यानी कि जो हमारा पहला अभिलेख है वो है हाथी गुफा अभिलेख। शासक एवं उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। तो रुद्र दामन का अभिलेख, यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसमें सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है। प्रयाग प्रास्थित, यानी यह अभिलेख समुद्रगुप्त का है जो अशोक स्तंभ का उत्कीर्ण है। इस प्रास्थित में समुद्रगुप्त के विषयों और नीतियों का पूरा विवेदन मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्वालियर प्रास्ती में इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। भीतर एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हुड़ों पर विजय का विवरण हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन। बालघाट एवं कर्ले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियां। भरहुत अभिलेख में हमें शुंग शासकों की उपलब्धियां मिलती हैं। एरड़ अभिलेख में हमें भानुगुप्त का है जिसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। अयोध्या अभिलेख में हमें शुंग शासक की उपलब्धियां मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भूमि अनुदान पत्र अधिकार तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व संधि पत्र अभिलेख मिला इनमें इंद्र मित्र वरुण और नाथ आदि वैदिक देवताओं के नाम उल्लेखित हैं। सिक्के। अब फ्रेंड हम सिक्के के बारे में देखते हैं। भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पंचमार्क या आहत सिक्के प्राप्त हुए। आहत सिक्के पर किसी प्रकार का उल्लेख उत्कीर्ण नहीं है, इन पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है। सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त व्यापारियों या व्यापारिक श्रेणियों और नगर निगमों ने चालू किया था। शाक पल्लव कुषाण शासकों ने यूनानियों के अनुरूप सिक्के लाए। भारत में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने चलाए थे। और अगर पूछा जाए कि यूनानियों के अनुरूप किन किन शासकों ने भारत में लाए तो वह सब पल्लव और कुषाण शासकों ने चलाए थे। चांदी के प्राचीनतम सिक्कों को काषण व पूरा धरण शतमान आदि कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम यवन शासकों ने सामान्य 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है। मालव एवं यौधेय आदि गणराज्यों तथा पंचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में हम मुख्यतः सिक्कों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सिक्कों के अध्ययन में हमें सम्राटों के धर्म तथा उनके व्यक्तिगत गुणों का पता चलता है। कनिष्क के विषय में सिक्कों से ही पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त की मुद्राओं से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण प्राप्त होता है। उनकी मुद्राओं पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया।
इंडो यूनानी इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। सातवाहन नरेश यज्ञ की शतक कड़ी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उनके शासकों पर विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मारक। स्मारकों से प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं। स्मारकों से विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। स्मारकों और भवनों में वास्तुकला के विकास के अध्ययन में सहायता मिलती है। मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ थीं: नागर, द्रविड़, वेसर। उत्तर भारतीय मंदिरों की शैली नागर, दक्षिण भारतीय मंदिर की शैली द्रविड़ है। यानी दक्षिण भारत की जितनी भी मंदिरें हैं वो उनकी जो शैली है वो द्रविड़ है। दक्षिण पथ के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे वेसर शैली कहते हैं। भारत से बाहर हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर है। कुषाण गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों से जन साधारण की धार्मिक एवं सामाजिक आस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। सांची, भरहुत, अमरावती की मूर्तियों का यानी मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन का यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता के चित्रों में मनोभाव की सुंदरता यानी सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। माता और शिशु का मरण, सन, राजकुमारी जैसे चित्रों के मनोभावों का सत्वत चित्रण किया गया है। अवशेष। प्राचीन बस्तियों के उत्खनन से जो अवशेष मिले उनमें प्रागैतिहासिक और अगैतिहासिक का प्रकाश पड़ता है। पाकिस्तान में सोहन नदी की घाटी में पुरापाषाण युग से मिलते हैं। पत्थर के खुरदुरे औजारों से अनुमान लगाया गया कि भारत में 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व मानव रहता था। दस हजार से 6,000 ईसा पूर्व मानव कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के चिकने औजार बनाना सीख गया। गंगा यमुना के दोआब से गेरुए, काले, लाल चित्रित मृत भांड प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मुहरें मिली थी। उसी के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक जीवन का अनुमान लगाया गया। बसाड़, प्राचीन वैशाली से 274 मिट्टी के मुहरें मिली थी। उनसे 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक श्रेणी का पता चलता है। कौशाम्बी पुरास्थल की खुदाई से उदयन का राजप्रसाद एवं घोषिताराम नामक विहार मिलता है। अतिरंजी खेड़ा के उत्खनन से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। दक्षिण भारत के अरिकामेडु नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिले। इन अवशेषों से विवादित होता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ संबंध था। साहित्यिक स्रोत यानी धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी। तो धार्मिक में ग्रंथ यानी ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, प्रमोत्तर ग्रंथ, जैन, बौद्ध और ग्रंथ। लोकोक्तियों में यानी लौकिक साहित्य में जीवनियाँ, कल्पना प्रधान एवं गल्प साहित्य का विवरण मिला। वेद भारत के सर्वप्राचीन ग्रंथ जिनका संकलन करता महर्षि कृष्णदेव वेदव्यास को माना जाता है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से है। भारतीय परंपरा में वेदों को नृत्य एवं
अपौरुषेय माना गया है। विचार होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा गया है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों में युक्त मंत्र। ऋग्वेद भरतों का अधिवास क्षेत्र सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच का प्रदेश है। यजुर्वेद में यजुज शब्द का अर्थ यज्ञ तथा बलिदान से है। इस संहिता की रचना गंग और पंग दोनों शैलियों में की गई है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गंग पंग दोनों शैलियों में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल पंग में है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वजसनेय भी कहा गया है, क्योंकि वजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र को संग्रह कहते हैं। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं। इस वेद को भारतीय संस्कृति का जनक माना जाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनियों को माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थवेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। अर्थवेद को ब्रह्मवेद और ज्येष्ठ वेद भी कहा जाता है। इनमें कुल 20 अध्याय हैं, जिसमें 731 सूक्ति और 5987 मंत्र हैं। अर्थवेद में सामान्य मनुष्य के विचारों और विश्वासों एवं अंधविश्वासों तथा जादू टोना का विवरण मिलता है। अर्थवेद को आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान भी कहा गया है। औषधि वनस्पतियों की सूचना अर्थवेद में मिलती है। अंग, मगध, अयोध्या का उल्लेख अर्थवेद में किया गया है। अर्थवेद में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गंग में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना यज्ञिक विधि विधान के प्रतिपादन के उद्देश्य से किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शाल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का पहली बार उल्लेख मिलता है। अर्यक ग्रंथ मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ है। इसकी रचना अर्यक अर्थात जंगलों में की गई थी। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनका अध्यय ज्ञान की खोज करना। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें 12 उपनिषदों को विशेष महत्व प्राप्त है। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष एवं भक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदों की रचना की गई है। ये शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, ज्योतिष, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, ज्योतिष एवं छंद है। सूत्र साहित्य का प्रणयन वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किया गया था। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं, सौत, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। सौत सूत्रों में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। गृह सूत्रों में मनुष्यों के लौकिक तथा परलौकिक ग्रंथों का विवेचन है। धर्म सूत्रों में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। इस हम देखते हैं पुराण, धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों की रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रव माने जाते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान होता है। इसकी रचना 3री-4ठी शताब्दी ईस्वी में की गई थी। सर्वप्रथम पार्जिटर नामक विद्वान ने इसके ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान उत्कृष्ट कराया था।
अमरकोश में पुराणों के बीच पुराणों के 5 विषय लाए गए। पहला है सर्ग, जगत दृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि और सृष्टि। फिर वंश अर्थात ऋषियों तथा देवताओं की वंशावली, मनवंतर अर्थात महायुग और वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजकुलों का इतिहास। पुराणों की संख्या 18 है, जैसे मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्रह्मांड। भागवत पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण एवं प्रामाणिक है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध अंध्र सातवाहन से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। पुराण सरल एवं व्यवहारिक भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक साहित्य में के उपरांत 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य की रचना हुई है और इन महाकाव्यों में रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व यानी 300 ईसा पूर्व के मध्य हुई, जबकि महाभारत की रचना 400 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच हुई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जबकि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में 1 लाख श्लोक, जिसके कारण इसे शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इन महाकाव्यों में उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबंध आदि के सम्मिलित रूप को भी धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का काल 500 से 200 ईसा पूर्व माना गया है। कालांतर में इन्हीं धर्मसूत्रों में स्मृतियों का विकास हुआ। धर्मसूत्रों की रचना गंग में, जबकि स्मृति ग्रंथों का रचना पंग में की गई है। सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा के ईस्वी के बीच में मानी जाती है। नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन स्मृति गुप्त काल के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भरुची, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार विश्वरूप, विघ्नेश्वर तथा अपराक हैं। स्मृति टीकाओं में हमें हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इसके नामक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक हैं। सुत्त पिटक को बौद्ध ग्रंथ का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा गया। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंस और महावंस में भी भारत के प्राचीन इतिहास पर पढ़ता है। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र लगभग 4वीं शती ईसा पूर्व में ज्ञात होता है। इसकी रचना भद्रबहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। भगवती सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह दिया गया है तथा उवाच दशाओं में उपासकों के जीवन संबंधी नियम दिए गए हैं। जैन साहित्य से तत्कालीन भारतीय समाज की सामाजिक धार्मिक दशाओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य कृत अर्थशास्त्रों का किया गया है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिक इतिहास ज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है।
कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र एवं कामानंद ने नीतिसार नामक टीका लिखा। विदेशियों का विवरण। यूरोपीय एवं रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरब लेखक। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टीसियस का वृत्तांत है। टीसियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारस के संबंध का वर्णन किया। सिकंदर के समकालीन लेखक निरियाकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के पश्चात 3 यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनिसियस पाटलिपुत्र के मौर्य साम्राज्य में यानी दरबार में आए थे। इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। टालमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा था। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पौधे, खनिज पदार्थों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। वह 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। चीनी लेखक। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। चीनी बौद्ध भारत को इन तू के नाम से पुकारते थे। वेनसोंग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 16 वर्षों तक भारत में रहा तथा 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण किया। वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का यात्रा विवरण मिलता है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा। मैत्वानलीन के विवरण में से हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में सूचना मिली तथा चाओ जू कुआं चोलो के संदर्भ में सूचना मिलता है यानी सूचना देता है। अब बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास का वर्गीकरण पुनः मुख्यतः प्रागैतिहासिक, अगैतिहासिक तथा ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक का तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। जैसे कि पुरापाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, नवपाषाण काल 7,000 से यानी मध्यपाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल 7,000 से 2,500 ईसा पूर्व में रहा। पुरापाषाण काल में निम्न पाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, पुरापाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पुरापाषाण काल में 40,000 पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। भारत में सर्वप्रथम 1663 में पुरातात्विकविद रॉबर्ट ब्रूस फूड ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया। रॉबर्ट ब्रूस ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। आधुनिक मानव का विकास लगभग
30,000 वर्ष पहले हुआ, जिसमें होमो सेपियंस या प्रज्ञ मानव जैसे नामों से जाना जाता है। पुरापषाणयुगीन मानव की आजीविका का मुख्य आधार शिकार या आखेट था। पुरापषाणकालीन चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ। भीमबेटका के गुफाओं की खोज वी.एस. वाकाकर द्वारा वर्ष 1957-58 में की गई। और आप यहाँ देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 14/3/2021 के दूसरे शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भीमबेटका के सैलसराय भारतीय उपमहाद्वीप का मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। पुरापषाण युग में प्राप्त उपकरणों में हस्त कुठार, हैड एक्स, विदारणी, कलिवर, खंडक एवं गड़ासा प्रमुख थे। मध्य पुरापषाण युग को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। वेधनी, छेदनी, खुरचनी मध्य पुरापषाण युग के प्रमुख उपकरण थे। सोहन घाटी क्षेत्र में चापार चंपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। आर्कीवॉल्ड कार्लाइल ने 1867 और 68 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी प्राप्त की। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज सर्वप्रथम आर्कीवॉल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से प्राप्त किया। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष सराय नहर राय मैदाहा से प्राप्त हुआ। मध्य पाषाणिक वन धान का प्रमाण चौपानी मांडो प्रयागराज से प्राप्त हुआ। होमो इरेक्ट मानव की खोपड़ी हथनौरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई। वेलन घाटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश क्षेत्र में को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। माइक्रोलिथ उपकरण मध्य पाषाण काल की विशेषता रही। मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बांगोर भीलवाड़ा राजस्थान पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारत में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य लहुरा देव 9000 ईसा पूर्व में 7000 ईसा पूर्व संत कबीर नगर से पश्चात मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। एच.पी. लेमसूरिये ने नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण की खोज 1860 में टूंस वेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में की। कोल्डिहवा प्रयागराज से सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। बुर्जोहोम नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष प्राप्त हुआ। चिरांद सारण बिहार नवपाषाणिक स्थल से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण की सींगों के उपकरण मिले। संगन कल्लू पिकली हल उतनूर नवपाषाणिक पुरास्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए। मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ नामक अनाज का उत्पादन प्रारंभ हुआ। नवपाषाण उपकरण यानी नवपाषाणिक वसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर आदि थे। बुर्जोहोम जम्मू कश्मीर में फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर प्राप्त हुआ। मगहड़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश नवपाषाणिक स्थल में पशु बड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ। नवपाषाण कालीन के कुछ प्रमुख देन हैं, जैसे स्थिर ग्राम जीवन का विकास, कृषि का विकास, कुंभकारी प्रसार, आग का सर्वप्रथम प्रयोग, पहिए का आविष्कार। अगैतिहासिक काल में लेखन कला का विकास हो चुका था, किंतु इस काल की लिपियां अपठित यानी पढ़ा नहीं जा सका था। अगैतिहासिक काल से संबंधित हमारी जानकारी केवल पुरातात्विक अनुसंधान पर निर्भर है।
सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आगे ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृत भांड अगैतिहासिक काल से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल मनुष्य ने इस काल में तांबे के औजारों के साथ ही साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रयोग किया। ताम्रपाषाणी संस्कृति को कैल्कोलिथिक संस्कृति भी कहते हैं और भारतीय ताम्रपाषाणी संस्कृति कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। भारत में ताम्रपाषाणी संस्कृति का संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए हैं। ताम्रपाषाण यानी कि इसमें प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति कौन से हैं? आहार संस्कृति यानी आहार या आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, कैथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, मलवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, जरवी संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। आहार बालाथल, बंगोर, ओजियाना एवं गुलुंद ताम्रपाषाण स्थल राजस्थान से संबंधित है। आहार ताम्रपाषाणिक स्थल को तंबवती के नाम से जाना जाता था। जरवी ताम्रपाषाणिक स्थल को दायमाबाद से सबसे बड़ा स्थल था। ताम्रपाषाणिक स्थल दायमाबाद में तांबे का रथ प्राप्त हुआ। दायमाबाद ताम्रपाषाणिक स्थल से कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़े रथी का प्रमाण मिला। वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति इनाम गांव महाराष्ट्र से हुई। पुरातात्विक M.S. धवलीकर एवं H.D. संकलिया ने इनाम गांव का उत्खनन कार्य कराया था। इनाम गांव ताम्रपाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर से निर्मित बांध के प्रमाण मिले। गुनगेरिया मध्य प्रदेश ताम्रपाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय की प्राप्ति हुई। कायथा मध्य प्रदेश ताम्रपाषाणिक स्थल की खोज V.S. वकड़कर ने की है। यहाँ के मृत भांडों पर पाक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। महाराष्ट्र में मृतक में अस्थि कलश में रखकर घरों में फर्श के नीचे गाड़ा जाता था। गंगा घाटी में स्थित नरहन संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता